जानते हैं आप लोग, हम आज आप लोगों को पाइथन पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक, पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि आपके 4 लेवल के सिलेबस में दी गई है, जिसको आप लोग सभी लोगों को पढ़ना है। जो आपका M3R5 करके शायद सब्जेक्ट कोड है, M3R5 ही है ना, M3R5 सब्जेक्ट कोड M3R5 है, जिसमें पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपके सिलेबस में है, जिसको आप लोगों को पढ़ना है। ठीक, सभी लोगों ने सिलेबस देखा होगा। सबसे पहला जो सिलेबस में है वो इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामिंग क्या होती है देखा होगा आप लोगों ने। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि जैसे कि हम लोगों को पता है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम लोगों को पढ़नी है, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो सबसे पहले तो हम लैंग्वेज की बात करते हैं। जैसे हम लोगों को पढ़ना है पाइथन, सभी लोगों ने नाम तो सुना ही होगा पाइथन का। बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, जैसे जावा, C++, पाइथन, C#, जावास्क्रिप्ट। वैसे ही आपकी एक पाइथन की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सबसे पहले हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे ना आगे सबसे पहले हम लैंग्वेज को देखते हैं कि लैंग्वेज होती क्या है। ठीक, जैसे आप लोगों को पता भी होगा कि लैंग्वेज क्या होती है। लैंग्वेज हम बात कर रहे हैं यहाँ पे लैंग्वेज की। तो लैंग्वेज क्या होती है, कोई बताएगा? किसी भी चीज को व्यक्त करने का माध्यम। जी, लैंग्वेज क्या होती है? अपने विचारों को दूसरे से व्यक्त करने का माध्यम। भाषा जो होती है वो विचारों को व्यक्त करने का माध्यम होती है। इट इज अ मीडिएटर बिटवीन या क्या होता है, इट इज अ मीडिएटर टू ट्रांसफर आवर थिंकिंग्स फ्रॉम वन टू अनदर। तो क्या होती है भाषा? विचारों को व्यक्त करने का माध्यम होती है। का माध्यम होती है। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं लैंग्वेज की। अभी ये लैंग्वेज है, जैसे आप लोगों ने पढ़ी होगी हिंदी, इंग्लिश, ये सारी क्या होती है लैंग्वेज होती है। उर्दू, गुजराती, मराठी, सारी भाषाएं होती हैं। इससे क्या करते हैं कि हम एक दूसरे से अपने विचारों को साझा करते हैं। हम दूसरे के विचारों को जानते भी हैं, अपने विचारों को दूसरों को बताते भी हैं। ठीक, सेम उसी तरीके से अब हमको बात करनी है कंप्यूटर से, ना कि इंसानों से। जब हमको बात कंप्यूटर से करनी होती है तो हमको एक कंप्यूटर भाषा की जरूरत पड़ती है, जिसको हम नॉर्मली प्रोग्रामिंग भाषा कहते हैं। तो कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कुछ नहीं होती है। ये क्या करती है कि हम लोगों को, मान लो मैं यूज़र को मशीन से इंट्रोड्यूस कराने के लिए जो लैंग्वेज का यूज़ करते हैं उसे क्या कहते हैं? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कुछ नहीं होती है जिस लैंग्वेज का यूज़ करके हम कंप्यूटर से बातचीत करते हैं, कंप्यूटर के विचारों को समझते हैं, कंप्यूटर को अपने विचार बताते हैं, कंप्यूटर के विचारों को खुद समझते हैं। वही क्या होती है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। अच्छा, कंप्यूटर हम लोगों को पता है कि कंप्यूटर में दो ही चीजें होती है, एक 0 या 1। आप लोगों ने सुना होगा कि कंप्यूटर केवल दो चीजों को समझता है, 0 और ये 1। ये 0 1 कुछ नहीं होता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा बाइनरी लैंग्वेज, 0 1। यहाँ पे 0 का मतलब होता है ऑफ और 1 का मतलब होता है ऑन। कोई भी स्विच, जैसे आपका बल्ब हुए, मान लो एक लाइट है, लाइट या तो ऑन होगी या ऑफ होगी। इसी तरीके से आपके कंप्यूटर में बहुत सारे रजिस्टर होते हैं, कैपेसिटर होते हैं। तो उसमें जब चार्ज होता है तो इसका मतलब वो ऑन होते हैं, और जब नहीं होता है तो वो ऑफ होते हैं। कंप्यूटर केवल दो ही चीज़ों को समझ सकता है, या तो ऑन या ऑफ, 0 या 1 को। कंप्यूटर बाकी लैंग्वेज को नहीं समझ सकता है। लेकिन अगर 0 1 में हम कंप्यूटर को सारी चीज़ें समझाएंगे तो हमारे लिए ये समझाना कंप्यूटर को बहुत ही कठिन हो जाएगा कि इतने सारे इंस्ट्रक्शन हैं। अगर कंप्यूटर में हमको एक, मान लो 10 लिखना है या 5 लिखना है, 5 भी लिखना है, तो हमको इसके लिखने के लिए 1 0 1 इतने कोड का यूज़ करना पड़ता है। 3 बार, एक बार 1 लिखना पड़ेगा, फिर 0 लिखना पड़ेगा, फिर 1 लिखने पड़ेगा, ताकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो कि बहुत ही कठिन होता है। इसलिए हम लोग इसको कहते हैं मशीन लेवल लैंग्वेज। क्या कहते हैं? मशीन लेवल लैंग्वेज। मशीन लेवल लैंग्वेज क्या होती है? ऐसी लैंग्वेज जो मशीन समझती है, मतलब जो हमारा कंप्यूटर समझता है, उनको क्या कहते हैं? मशीन लेवल लैंग्वेज। जैसे हम लोग कौन सी लैंग्वेज समझते हैं? हिंदी, इंग्लिश। उसी तरीके से जो कंप्यूटर समझता है वो मशीन लेवल लैंग्वेज होती है। अच्छा, अब दिक्कत आ रही थी कि इस मशीन लेवल लैंग्वेज को बनाने में काफ़ी सारी प्रॉब्लम आ रही थी। इसको बनाना इतना आसान नहीं है, जो कंप्यूटर समझता है वो लैंग्वेज बनाना इतना आसान नहीं है। तो जो हमारे
जो डेवलपर हैं उन्होंने एक बीच की एक लैंग्वेज बनाई जो क्या होगी कि जिसको कहते हैं हम हाई लेवल लैंग्वेज। क्या कहते हैं? हाई लेवल लैंग्वेज। इस लैंग्वेज का यूज करके हम अपनी भाषा को, ये जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है ये जनरली आपकी लगभग इंग्लिश के बराबर होती है, जैसे आपकी अंग्रेजी होती है उसी के इक्विवेलेंट होती है, लगभग उसी के बराबर। तो ये इसका यूज करके हम क्या करते हैं कि अपनी भाषा को किसमें सबसे पहले हम हाई लेवल में अपने विचारों को बताते हैं, उसके बाद में हाई लेवल की भाषा को जो क्या करता है कंप्यूटर उसको अपनी भाषा में डिकोड कर लेता है, किसमें? लो लेवल लैंग्वेज में। तो यहाँ पे हमारे 3 प्रोसेस होते हैं, जैसे बताना चाहूंगा। हम कौन सी भाषा समझते हैं, आप लोगों को पता है? कौन सी समझते हैं? इंग्लिश, हिंदी या इंग्लिश? और हमारा कंप्यूटर कौन सी भाषा समझता है? मशीन लेवल लैंग्वेज, या जिसको हम कहते हैं लो लेवल लैंग्वेज, लो लेवल या मशीन लेवल। जिसमें क्या आता है? 0 या 1 आता है। ठीक, तो अपनी भाषा को हमको इसको बताना है, तो बीच में क्या होता है, हम एक हाई लेवल लैंग्वेज का यूज करते हैं। किसका? हाई लेवल लैंग्वेज। इसको कहते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। इसी को हम कहते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जैसे आप लोगों ने कई सारी हाई लेवल लैंग्वेज पढ़ी होगी, जैसे आपकी सी हो गई, C++ हो गई, जावा हो गई, पाइथन हो गई, ये सारी आपकी हाई लेवल लैंग्वेज के एग्जाम्पल हैं। ठीक, हमारी लैंग्वेज के एग्जाम्पल क्या हैं? जैसे हिंदी या इंग्लिश। कंप्यूटर की जो लैंग्वेज होती है उसको क्या कहते हैं? मशीन या लो लेवल, इसको असेंबली लैंग्वेज भी कहते हैं। ठीक, तो जो अब हम किस पे कोड करेंगे? हाई लेवल लैंग्वेज। ये जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है ये नियरेस्ट टू अंग्रेजी की होती है, इंग्लिश की नियरेस्ट होती है, मतलब लगभग अंग्रेजी की तरह ही होती है। इसमें अगर हमको कोई चीजें लिखनी है तो लगभग अंग्रेजी में हम बता देंगे। जैसे हमको प्रिंट करना है तो इस तरीके से लिख देंगे प्रिंट, और जो भी प्रिंट करना है इस तरीके से बता देंगे हेलो। तो ये हमने अंग्रेजी में ही लगभग कोड लिखा, ये हमारी अंग्रेजी से मिलती जुलती है, इसलिए इसमें प्रोग्रामिंग करना हमको आसान रहता है, ना कि लो लेवल लैंग्वेज में। लो लेवल लैंग्वेज में लिखना होता तो हम सिर्फ 0 या 1 0 1 के फॉर्म में ही कोड को लिखते, जो कि करना बहुत ही कठिन था, क्योंकि हर एक वर्ड का एक स्पेसिफिक कोड होता है 0 1 के फॉर्म में। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हम अपने कोड को किस में लिख लेंगे? हाई लेवल लैंग्वेज में। अब ये हाई लेवल लैंग्वेज ऐसे कंप्यूटर नहीं समझ पाएगा, क्योंकि ये तो हमने अपने लिए बनाई है। हाई लेवल लैंग्वेज जो है ये हमने अपने लिए बनाए हैं। ठीक, इसको क्या करेंगे, हम यूज करेंगे किसका? कंपाइलर का या फिर इंटरप्रेटर का। अब ये कंपाइलर और इंटरप्रेटर क्या होते हैं, कभी सुना है इसके बारे में? ये होते हैं ट्रांसलेटर। जैसे कि हम लोग किसी दूसरे देश में जाते हैं तो वहाँ पे, जैसे मान लो चाइना पे गए तो हम लोगों को अंग्रेजी आती है या हिंदी आती है, और चाइना पे गए तो हमको चीनी नहीं आती है। ठीक, या वहाँ के लोगों को हमारी हिंदी या अंग्रेजी नहीं आती है, तो क्या करते हैं हम लोग? एक ट्रांसलेटर रख लेते हैं। जो ट्रांसलेटर क्या करता है कि हमारी हिंदी को उस चाइनीज में कन्वर्ट कर देता है, ट्रांसलेट कर देता है, जिससे उनको हमारी अंग्रेजी पता चल जाती है और उनकी चाइना को हमारी हिंदी में ट्रांसलेट करके बता देता है। तो क्या करता है, वो दोनों की भाषाओं को ट्रांसलेट करता है। वही काम हमारा यहाँ पे कौन करेगा? कंपाइलर या इंटरप्रेटर। ये क्या करेगा कि हमारी हाई लेवल लैंग्वेज को लेगा और इसको क्या करेगा? ट्रांसलेट कर देगा। किसमें ट्रांसलेट कर देगा? लो लेवल लैंग्वेज या मशीन लेवल लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर देगा। तो सबसे पहले हाई लेवल से लेगा और किसमें ट्रांसलेट कर देगा? लो लेवल। और लो लेवल वाली को लेगा किसमें कर देगा? हाई लेवल। जिससे क्या होगी, ये क्या करेगा, हमारी भाषाओं को ट्रांसलेट करके कंप्यूटर को आसानी से समझा देगा। अब हम हमारे कंप्यूटर को दिक्कत नहीं होगी। हम किसमें लिखेंगे? हाई लेवल लैंग्वेज, और उसको किसमें ट्रांसलेट करेंगे? लो लेवल। किसकी सहायता से? कंपाइलर या इंटरप्रेटर। यार दो चीजें होती हैं, कंपाइलर भी होता है, इंटरप्रेटर भी होता है। कंपाइलर क्या होता है, इंटरप्रेटर क्या होता है, इसके बारे में हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक, अभी हम सिर्फ इतना बता रहे हैं कि कंपाइलर और इंटरप्रेटर क्या है। एक ट्रांसलेटर है जो क्या करेगा? ट्रांसलेट लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने का काम करेगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नो सर। नहीं। अब हम आते हैं
अब यहाँ पे जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं पाइथन। आप लोगों को पता भी होगा, आपके सिलेबस में है पाइथन। ठीक, पाइथन की खोज कब हुई थी कुछ पता है आप लोगों को इसके बारे में? पाइथन मीन्स होता क्या है पता है? पाइथन वर्ड सुना है कभी? यस सर। पाइथन मीन्स क्या होता है? अजगर। सुना है? हिंदी में पाइथन को अजगर कहते हैं। अजगर जो सांप सुने हो कि नहीं, स्नैक, उसी का नाम है पाइथन। सुना है? उसी का नाम है पाइथन। पाइथन क्या थी? पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये 1991 की बात है, 1991 की बात है, 1991 में। ठीक, एक साइंटिस्ट थे, प्रोग्रामर थे जिनका नाम था ग्यूडो वान रोजन। क्या नाम था? ग्यूडो वान रोजन। ग्यूडो वान रोजन, इन्होंने ही इसकी क्या की थी? डिस्कवरी की थी। पाइथन लैंग्वेज इन्होंने ही बनाई थी। इन्होंने ही पाइथन लैंग्वेज बनाई थी। अच्छा, इन्होंने ये जो ग्यूडो वान रोजन थे, ये एक सीरियल देखते थे, ये नाटक देखते थे। ठीक, तो एक नाटक देखते थे, उसी नाटक का नाम था उस समय पाइथन। एक सर्कस आता था, एक सर्कस का नाम था पाइथन। जो सर्कस देखते थे उनको, इनका बहुत फेवरेट सर्कस था ये पाइथन नाम का। ठीक, तो इसी इन्होंने अपने मतलब उसी फेवरेट सर्कस के नाम पे इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम क्या रख दिया? पाइथन। कोई ज़्यादा बेसिकली हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम रखने का कोई रीज़न नहीं होता है। जो अच्छा लगता है, जैसे हम लोगों को जो अपना नाम अच्छा लगता है वो चीज़ रख लेते हैं, वैसे ही इनको भी जो अच्छा लगा इन्होंने नाम रखा। इन्होंने उस समय उनका एक फेवरेट सर्कस शो था, उसी सर्कस शो के नाम पे इन्होंने अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम रख दिया पाइथन। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा जावा, जावा भी कुछ नहीं है, क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम, और ये कॉफ़ी के नाम पे है। इनको कॉफ़ी ये पसंद थी, इन्होंने कॉफ़ी के नाम पे जावा रख दिया। उसी तरीके से पाइथन नाम क्यों रखा? क्योंकि ये इनका फेवरेट एक सर्कस शो था। ठीक, सर्कस का नाम था पाइथन, और पाइथन के नाम पे क्या रख दिया इन्होंने? अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम पाइथन रख दिया। अच्छा, पाइथन सभी लोगों ने सुना होगा कि पाइथन जो होती है, पाइथन को पढ़ने के लिए देखो कई सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऐसी होती हैं जिनको पढ़ने के लिए हमें पहले से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जरूरत होती है। ठीक, कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऐसी होती है जैसे आपकी C++ हुई, C# हुई, जावा हुई। जावा वगैरह पढ़ने से पहले कहा जाता है कि आपको थोड़ा सा बेसिक प्रोग्रामिंग का नॉलेज होना चाहिए। ठीक, लेकिन जो आपकी पाइथन है, पाइथन की एक खास बात है कि कोई भी लर्नर या बिगिनर इससे आसानी से शुरू कर सकता है। ये स्टार्टिंग लैंग्वेज के रूप में बहुत अच्छे से जानी जाती है। मतलब अगर आपको पहले से कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं आती है और आप पाइथन पढ़ने जा रहे हो तो आपके लिए ये बहुत बेटर रहेगी सीखने के लिए। पाइथन हो गई, सी हो गई, ये सारी क्या होती है? स्टार्टिंग लैंग्वेज मानी जाती है, लर्नर के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। मतलब इन लैंग्वेज को पढ़ने के लिए आपको पहले से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जरूरत अगर नहीं है, आपके पास नहीं है, तो कोई ज़रूरत उसकी नहीं है। अगर आपको प्रोग्रामिंग नहीं आती है तो कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन कुछ जो अदर लैंग्वेज होती है, जैसे आपकी जावा होती है या आपकी C++ होती है, इन लैंग्वेज को पढ़ने के लिए आपको पहले से थोड़ी सी प्रोग्रामिंग नॉलेज की ज़रूरत होनी चाहिए। यहाँ पे लेकिन आपको कोई ज़रूरत नहीं है, जैसे पाइथन। अच्छा, अब आप लोगों के दिमाग में एक ख्याल आ रहा होगा कि जैसे हमारे पास कई सारी पाइथन लैंग्वेज थी, मतलब कई सारी लैंग्वेज थी, सॉरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी। जैसे हमारे पास सबसे पहले C बनी थी, ठीक, इससे पहले भी बनी थी, जैसे आपकी कोबोल बनी थी, पास्कल बनी, C बनी, C++ बनी, जावा बनी। जब इतनी सारी लैंग्वेज प्रोग्रामिंग मार्केट में लैंग्वेज थी ही, आराम से प्रोग्रामिंग हो रही थी, कंप्यूटर समझ रहा था, तो आखिर पाइथन बनाने का मतलब क्या उद्देश्य क्या था? क्यों बनाई गई पाइथन? आखिर क्या जरूरत पड़ी पाइथन बनाने की? सोचा है कि नहीं कभी? भाई जब इतनी सारी लैंग्वेज पहले से बन चुकी थी, C++, जावा थी, सब बहुत सारी लैंग्वेज थी, हमारा काम चल रहा था, प्रोग्रामिंग हो रही थी, कंप्यूटर समझ रहा था, तो फिर पाइथन बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? तो पाइथन बनाने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि पाइथन क्या है? इजी टू अंडरस्टैंड है। जनरल प्रोग्राम। इजी टू अंडरस्टैंड। इजी टू अंडरस्टैंड का मतलब क्या होता है कि हम यहाँ पे जो कोड लिखेंगे वो हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं। इसके कोड जो होते हैं बहुत ही छोटे होते हैं, नॉर्मली इंग्लिश के ही जैसे होते हैं। जैसे आप लोग अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर पढ़ोगे, जैसे C पढ़ोगे, C++ पढ़ोगे, तो उसमें एक ही अगर जरा सा भी आपको कोड लिखना है तो उसके लिए आपको बहुत सारा लंबा सा एक कोड लिखना पड़ता है। लेकिन पाइथन में आपको एक्स्ट्रा कोड ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये आसान होती है, बहुत सीखने के लिए बहुत अच्छी होती है, मतलब बहुत आसानी से हम इसको समझ सकते हैं, बहुत जल्दी सीख सकते हैं। जैसे कि मान लो आपको प्रिंटिंग करना होगा, आप लोगों ने जावा स्क्रिप्ट पढ़ी है,
पढ़ी थी कि नहीं? Yes. आप लोगों ने जावा स्क्रिप्ट पढ़ी है। जावा स्क्रिप्ट में अगर आपको प्रिंट ही करना होता था तो उसके लिए आपको क्या लिखना पड़ता था? सबसे पहले तो आपको जावा स्क्रिप्ट लगानी होती थी, तो क्या लिखते थे प्रिंट करने के लिए? डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और इसके बाद में फिर जो भी आपको राइट करना है लिखना, उसके बाद में क्या सेमीकोलन वगैरह लगाते थे। होता था कि नहीं? तो इतना सारा हमको ये लिखना पड़ता था, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। क्या है डॉक्यूमेंट, क्या है राइट, कुछ हमको पता नहीं चल पाता था। लेकिन यहाँ पाइथन में सिंपल सा, अगर हमको कुछ भी प्रिंट करना तो सिंपल सा लिखेंगे ऐसे प्रिंट, और उसके बाद में जो भी प्रिंट करना है, जैसे हमको करना है हेलो और बंद। दिख रहा है? Yes. सिंपल सा। यहाँ हमको तुरंत देख के ही पता चल रहा है कि क्या देना है, प्रिंट करना है कुछ भी। वहां पे हमको इसको याद करना पड़ता था कि क्या है ये, किस लिए है, प्रिंट करने के लिए क्या है। जल्दी आसानी से देखने में समझ में नहीं आता था। यहाँ पे हमने कोडों को इतना आसान कर दिया, इतना छोटा कर दिया कि हमको देख के ही तुरंत समझ में आ जाता है। जैसे हमने यहाँ पे लिखा प्रिंट, अगर वही आपने देखा होगा कि अगर कोई इनपुट लेना होता था अगर जावा स्क्रिप्ट में, तो जैसे आप उसके लिए क्या लिखते थे, बताएगा कोई? अगर यूजर से इनपुट लेना होता था तो क्या लिखते थे आप लोग? डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, गेट एलिमेंट बाई आईडी। और इसके बाद में आप जो आईडी लेके उसके बाद में जो भी आप लिखते थे उसकी वैल्यू लेते थे। ठीक, अगर आपको यहाँ पे इनपुट लेना है, कुछ भी यूजर से इनपुट लेना है, तो सिंपल सा आप एक लाइन लिखोगे इनपुट, और उसके बाद में जो कुछ यहाँ पे इनपुट लेना है, इनपुट फंक्शन आपका क्या कर लेगा, इनपुट ले लेगा। तो यहाँ पे हमको क्या होती है, सबसे पहला जो इसका एडवांटेज है जो पाइथन का, वो क्या है, सबसे बड़ा एडवांटेज जो माना जाता है कि ये बहुत आसानी से इजी टू अंडरस्टैंड या इजी टू लर्निंग है। मतलब हम इसको आसानी से सीख सकते हैं, कोडिंग में ज़्यादा दिक्कत नहीं आती हमको सीखने में, आसानी से हम तुरंत इसमें आ सकते हैं। और ये प्रोग्रामिंग करना भी हमको ज़्यादा कोड लिखना इसके लिए नहीं पड़ता है, कंप्यूटर को बताने के लिए बहुत छोटे छोटे कोड में ही काम हमारा हो जाता है। आगे बात समझ में। अब हम जैसे बात कर रहे हैं अपने पाइथन की, पाइथन में अभी आप लोगों को जैसे सबसे पहले बताया गया था कि क्या पढ़ना है, इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग। इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग आपके जो सिलेबस में है, इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामिंग के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको लेना है। ठीक, उसके बाद में इंट्रोडक्शन टू फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट क्या होता है, कभी सुना इसके बारे में नाम? इंट्रोडक्शन टू एल्गोरिदम, इंट्रोडक्शन टू एल्गोरिदम, एल्गोरिदम के बारे में लिखा है। यहाँ पे सबसे पहले बात हम कर रहे हैं किसकी, इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग, जिसके बारे में अभी हमने बताया आप लोगों को। प्रोग्रामिंग क्या होती है, पता चला कि नहीं चला? प्रोग्रामिंग क्या है, कंप्यूटर से अपनी बातों को अभिव्यक्त करने की जो भी ये क्या है, भाषा है, लैंग्वेज है, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। किस लिए यूज हुई, कंप्यूटर से अपने विचारों को कंप्यूटर को समझाने के लिए। जो भी हमको समझाना है, कंप्यूटर से बातचीत करनी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, किसी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करेंगे। वो कोई भी हो सकती है, चाहे आपकी सी हो, C++ हो, जावा, .NET हो, ये सारी क्या होती है, आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। इसके बाद में जो आपका अगला आता है, अब देखो प्रोग्रामिंग से जाने से पहले जो हमारे सिलेबस में दिया गया है कि एल्गोरिदम। ठीक, क्या दिया गया है, एल्गोरिदम। कभी नाम सुना है एल्गोरिदम, क्या होता है? क्यों? एल्गोरिदम क्या होता है, किसी एक प्रॉब्लम का स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन, उसको क्या कहते हैं, एल्गोरिदम। एल्गोरिदम क्या है, स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन। सॉल्यूशन ऑफ एनी प्रॉब्लम,
जितनी भी प्रॉब्लम होती है उसका कुछ ना कुछ स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन होता है। देखा है आप लोगों ने कि नहीं? Yes. आपको आपके पास भी कई सारी प्रॉब्लम होती है, ऐसा तो नहीं किसी के पास प्रॉब्लम नहीं होती है। कोई भी प्रॉब्लम का मतलब ऐसा नहीं कोई समस्या ही है, कोई टास्क हमको करना है, कोई प्रॉब्लम है या कोई टास्क करना है, जैसे आपको चाय ही बनानी है तो उसका भी क्या होता है स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन होता है। जैसे सबसे पहले क्या करते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, अगर चाय बनानी है तो चाय बनाने का भी क्या होता है एक प्रोसेस होता है। सबसे पहले क्या करते हैं, गैस को ऑन करते हैं ना, उसके बाद में बर्तन को चलाते हैं, दूसरा प्रोसेस होता है। ऐसा तो नहीं है कि पहले उसके बाद में उसमें दूध वगैरह डालते हैं, जो भी पानी डालते हैं, उसके बाद में क्या होता है जब खौलने लगती है तो छान के उसके बाद में चाय पी जाती है। मतलब पूरा एक प्रोसेस होता है कि नहीं होता है? सेम उसी तरीके से आपके प्रोग्रामिंग का भी एक प्रोसेस होता है। सबसे पहले हम अपने प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं, क्या करते हैं, जो आपका जो आपकी प्रोग्रामिंग होती है उसको क्या करते हैं हम स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन करने के लिए, मतलब अपने प्रोग्राम को कई सारे स्टेप पे तोड़ लेते हैं। ठीक, जो स्टेप हमको पहले करने हैं वो पहले ही करेंगे, जो उसके बाद में करना है उसके बाद में, मतलब ऐसा चलेंगे कि हम अपनी प्रॉब्लम को क्या करेंगे कि एक स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन में तोड़ लेंगे। जैसे मान लो हमारे पास एक प्रॉब्लम है कि हमको 2 नंबर को ऐड करना है। क्या करना है? 2 नंबर को हमको जोड़ना है। मान लो हमारे पास 2 नंबर हैं, एक ए है और ए में हमारा कितना है 5 है, या हमारे पास सिर्फ 2 नंबर है, मान लो 5 है और 6 है और इन दोनों को जोड़ना है। ठीक, तो सबसे पहले जैसे हमारा सोल्यूशन होता है इसके लिए, तो स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन क्या है कि सबसे पहले तो हम स्टार्ट करेंगे, जो हमारा पहला स्टेप हो जाएगा कि हम अपने स्टार्ट करेंगे। ठीक, दूसरा स्टेप क्या होगा, स्टेप दूसरा होगा कि हम इन जो नंबर्स हैं इनको किसी वेरिएबल में ले लेंगे। आएगा वेरिएबल क्या होता है, अभी समझ में नहीं आएगा वेरिएबल, जिन लोगों ने पढ़ा है उनको तो आएगा। वेरिएबल क्या होता है बता सकता है कोई? नंबर को वेरिएबल क्या होता है कि एक प्लेस होता है, ऐसी जगह होती है। वेरिएबल क्या होता है कि एक नाम, मेमोरी की एक जगह का नाम होता है जहाँ पे हम वैल्यू को स्टोर करते हैं। ठीक, उसी को क्या कहते हैं वेरिएबल। आप लोगों ने मैथ में पढ़ा भी होगा वेरिएबल मतलब जो वैरी कर सके, जिसकी वैल्यू क्या हो जाए बदला जा सके, जिसकी वैल्यू फिक्स ना हो, उसको क्या कहते हैं वेरिएबल। वेरिएबल मतलब जो जिसकी वैल्यू बदलती रहे, वो फिक्स ना रहे। जैसे आप लोगों ने मैथ में पढ़ा होगा कि एक्स वाई जेड पढ़ा है कि नहीं, वेरिएबल। एक्स वाई जेड क्या इसलिए क्यों कहते हैं वेरिएबल, क्योंकि उनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है, वो टाइम के साथ क्या रहती है बदलती रहती है। कभी जरूरी थोड़ी ना कि हमने कभी x = 5 मान लिया, कभी x = 6 मान लिया, जरूरी थोड़ी ना कि x की वैल्यू। लेकिन जो आपके जैसे कोई नंबर है इनको कहते हैं कांस्टेंट। क्या कहते हैं? कांस्टेंट। ये फिक्स होते हैं। अगर हमने ऐसे लिख दिया 5 तो ये 5 ही रहेगा। अगर मैंने कभी आपको 5 रुपए दिए तो इसका मतलब 5 ही रुपए दिए। अब वो कोई नहीं जानेगा कि 10 रुपए दिए। और मैंने कहा आपको x रुपए दिए तो x रुपए का मतलब यहाँ पे फिक्स नहीं है, वो कुछ भी हो सकता है, x की वैल्यू बदल सकती है। ठीक, तो उसी को क्या कहते हैं वेरिएबल, जिसकी वैल्यू क्या हो वैरी की जा सके, मतलब बदल सके। तो यहाँ पे क्या होता है कि हम अपनी वैल्यूज को क्या करते हैं एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं। जैसे चाय बनाने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं अपने सामान को बर्तन में रखते हैं, तो उसी तरीके से यहाँ पे भी क्या करता है कि हम यहाँ पे 2 वेरिएबल मान लेते हैं। मान लिया स्टेप 2 में क्या हमने ए नाम का एक वेरिएबल मान लिया और इसमें क्या कर दिया 5 रख दिया, और मैंने एक और वेरिएबल मान लिया बी नाम का, इसमें क्या कर दिया 6 रख दिया। ठीक, उसके बाद में अगला हमारा स्टेप रहेगा कि हम एक और डिब्बा बना लेंगे जिसमें क्या करेंगे अपना रिजल्ट रख देंगे। तो हम एक और वेरिएबल यहाँ पे बना लेंगे सम नाम का, और सम में क्या करेंगे अपने ए और बी को जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा a + b। अब ये किसमें स्टोर हो गया सम में। और लास्ट स्टेप में हमारा क्या हो जाएगा, अगला स्टेप एक आएगा कि हम अपने रिजल्ट को दिखा दें। तो हम क्या करेंगे प्रिंट कर देंगे किसको, सम को दिखा देंगे इसलिए। और सबसे लास्ट हमारा स्टेप रहेगा जो इंट का। क्या रहेगा इंट, मतलब हमारा क्या हो चुका है, हमारी प्रॉब्लम खत्म हो चुकी है। हमने स्टार्ट किया था, हम इंट हो गई। ठीक, इसको क्या कहते हैं एल्गोरिथम। एल्गोरिथम कुछ नहीं होती है, स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन होता है। जैसे अब आप लोगों से पूछें, आप लोगों के पास जैसे एक प्रॉब्लम दी जाती है, जैसे मान लो ये कह दिया जाए कि आपको 1 से लेके 5 तक की संख्याओं का सम करना है, तो क्या आप कर सकते हो, उसके एल्गोरिथम बना सकते हो। 1 से लेके 5 तक की, या 1 से लेके फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर का सम करना है। कितने नेचुरल नंबर का 5, पहले 5। जैसे हम कह रहे हैं ये प्रॉब्लम है आपके पास कि फाइंड फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर
सम। आपको पहली 5 नेचुरल नंबर का क्या करना है, सम करना है। तो सेम जैसे अभी बताया उसी तरीके से इसका भी क्या करेंगे हम। सबसे पहला स्टेप क्या हो जाएगा हमारा, पहला स्टेप क्या होगा स्टार्ट ना। दूसरा इसी तरीके से स्टेप क्या होगा, वेरिएबल बनाएंगे, उसमें हम क्या करेंगे वैल्यू लेंगे और उसके बाद में ऐड करेंगे। दूसरी क्या हो रहा है, वेरिएबल में वैल्यू असाइन करेंगे। तीसरा स्टेप क्या होगा, अपनी वैल्यूज को जोड़ेंगे, एडिशन करेंगे ना, एडिशन करेंगे। फिर आपका थर्ड स्टेप क्या हो जाएगा, प्रिंट करेंगे रिजल्ट को ना, शो रिजल्ट। उसके बाद में लास्ट स्टेप क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। ठीक, सारी बात समझिए।